नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने कई बार आपको ये भी बताया भी है, नहीं बताया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। वो ये है कि आने वाले टाइम में मेरा मन है स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करने का। कुछ ऐसी शुरुआत तो शॉर्ट फिल्म से होगी, बट कुछ ऐसी मूवीज़ बनाने का, कुछ ऐसे कहानियाँ लिखने का, स्पेशली कहानियाँ लिखने का कोर में, जो कहानियाँ आज तक इतिहास में कभी आई ना हो, और कहानी ऐसी लिखी जाए जो कहानी दिमाग ख़राब कर दे लोगों का। मतलब बॉलीवुड में तो मेरा फोकस ही नहीं है। मेरा फोकस है कि मैं उसको इतना अच्छा लिखूं, इतने अच्छे से उसको करूं कि हॉलीवुड तक भी बात जाए। और एक्चुअली अब आपको ये मजाक लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी कि अरे यार ये क्या बातें करते रहते। बट आज का पॉडकास्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर तो है ही, लेकिन मेजरली ये है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो कैसे प्रकृति से कनेक्टेड है। और आप सोचेंगे कि प्रकृति से स्टोरी टेलिंग का क्या वास्तविक जुड़ाव हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, आज तक इतिहास में आज तक कहीं आपने सुना नहीं होगा। अगेन फिर से वही मैं क्लेम कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि आपको वीडियो बनानी चाहिए। देखिए एक्चुअली चक्कर क्या है ना, वीडियो की ऑडियंस इतनी सीरियस नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे ही देख लें कि किस मतलब वायरल जा रहा, सब कुछ जा रहा, ठीक है, क्रैक कर लिया। 6 साल से आई एम स्टडिंग मार्केटिंग एंड आज वो रंग ला रही है। मैंने आपसे पहले ही 4-5 साल, 2-3 साल पहले बोला था पॉडकास्ट में कि I have the formula to crack the algorithm and everything, but I don't want to go into video right now because I need serious people. You have to understand, like, I need very well aware and educated people right now. People who are like literally just don't know anything about life. They are just entering life. It's like everything is fresh for them. Lake is enjoyable, mountains are enjoyable, everything is सब कुछ उनको मज़ा ही आता है। तो and then they come into spirituality also. So I don't want these kind of people, right? So people who are asking कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, so forget about it यार, forget about it. I don't know like कब करूँगा कब नहीं करूँगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। Right now I'm focusing on shorts and reels. एंड वहाँ पे 2-3 मिनट के वीडियोस हैं, और वहाँ से फिर सीधा जो मेरा पोलैरिटी आप देखोगे सीधा पॉडकास्ट है। सो ये 2 तरीके से ही आप कभी फ़िलहाल कंज्यूम कर सकते हैं। बहरहाल तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम से स्टोरी टेलिंग को लेके एक इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि इंसान को जैसे आपने देखा अरिजीत सिंह भी फिल्म मेकिंग में चले गए, तो आप सोचेंगे अरे ये तो गाना गा रहा है ना, गाना गाने फिल्म मेकिंग में चला गया, इसका ध्यान भटक गया, ये हो गया वो गया। लेकिन लोगों को वैरायटी चाहिए होती, क्रिएटिविटी में वैरायटी चाहिए होती। आप वही एक ही चीज़ 15-20 साल से कर रहे हो, गाना गा रहे हो। अब कई लोग मेरे से बोलते हैं कि 1-2 कमेंट आते हैं कि अब तू यहाँ पे आ गया, अब तू यहाँ आ गया, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे चालू किया तो उनके पास फीड जाता होगा, तो उसमें कुछ कमेंट उनको लगता है अब मैं चालू कर रहा हूँ। उनको क्या पता मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। 2019 में इंटरनल साइंटिस्ट करके एक चैनल चालू हुआ था, फिर पार्थ सिंह मोटिवेट्स करके चैनल द माइंड जो है चालू हुआ, फिर उसको नया नाम रखा, द माइंड नाम रखा। उसके बाद दिस इज स्पिरिचुअलिटी ऑडियो पॉडकास्ट नाम रखा गया 2-3 दिन पहले। अभी अब उनको क्या पता कि पिछले 6-7 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा फोकस है, क्या बस वही है कि अब तो यहाँ आ गया वहाँ आ गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप अभी अभी गाने की दुनिया में घुसे हुए हो। हम लोग पिछले 2008 से गाना गा रहे हैं। हम लोग कितना रियाज़ किए हैं, समझने की कोशिश करिए। और लाइफ गाना गाने के लिए नहीं बनी है, लाइफ में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। गाने में आप क्रिएटिविटी करोगे उसका लूप बन जाता है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप 20 साल नहीं दिए हो गाने में। हमने गाने में 20 साल दिया, मेरा 19वां साल है ये, 2008 में मैंने चालू किया था। करीबन अगर आप काउंट करें तो करीबन वही हो गए होंगे 18-19 साल। तो
आदमी को क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अभी एक किसी का मैसेज आया कि मतलब कि बटर चिकन खाओ उसमें सुख है, बटर पनीर खाओ उसमें सुख है, जो करना है वो करो दोस्तों उसमें सुख है। ये कौन लोग हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है। जो व्यक्ति देख चुका है, बार बार देख चुका है और 1000 बार देख चुका है, लाखों बार देख चुका है, वो असली बदलाव चाहता है। तो मैंने उनसे एक सिंपल सा कहा कि भाई अगर बटर पनीर मसाला में ही सुख है तो बदल क्यों रहा है भाई तू? वही खाना। अगर लेह लद्दाख में सुख है तो लेह लद्दाख ही जा, वहीं जाता रहे। फिर नीचे मुर्दे वहां क्यों जाता है? मानेसर क्या बोलते उसका, केरला क्यों जा रहा है, गोवा क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा भाई? जब तू आपने कहा कि भाई मैंगो में सुख है, आपने कहा मैंगो तो बड़ा सुखी चीज़ है, चरम चरम सुख होता है। चीज़ बस्ट, एक आदमी आया नीचे कहता चीज़ बस्ट में सुख है। एक आदमी नीचे आया कह रहा है कि मैस्टरबेशन में सुख है। एक आदमी नीचे आया कह रहा है हगने में सुख है। आप सोचे किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। हगने में सुख लग रहा है, अब है हगने में सुख, हमें भी मिलता था तो हकते रहे क्या? कब तक होगा भाई? 15-20 साल तक हकते रहोगे क्या? लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा, मेरे तर्कों का वितर्क तुम दे नहीं पाओगे। एक आदमी आया कहता है कि हम लोग इसलिए बदलते, आप कह रहे हो बदलो, क्यों बदल रहे हो? एक ही चीज़ लग, हम लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि बदलाव नियम है। तो बीवी बदल दो, बदल ही रहे हो। अपने ही पैराडॉक्स में फंस गए ना। अगर बदलाव नियम है तो बीवी बदलने का मन करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। तो अब आ गए ना उसमें। जो मैं कह रहा था वही है, बदलाव नियम है लेकिन बदलाव 3 जगह लिया जाता है। तामसिक बदलाव ले रहे हो तुम। अब ये तामसिक भिन्नता जो तुमको सता रही है, इसमें शरीर खराब हो जाएगा। अब जो तामसिक भिन्नता में पड़ा हुआ है, उसको भिन्नता अफोर्ड करने के लिए पैसा चाहिए। भाई आपको कहीं ट्रैवल करना, यात्रा करनी, दुनिया के सारी जगह घूमना है, दुनिया के नायाब शराबें पीनी है, दुनिया भर के केक्स एंड पेस्ट्रीज खाने हैं, इटली जाके पिज़्ज़ा खाना है, तो पैसा भी तो चाहिए। कितना, कब तक भाई? 15,000 रुपये की कोकेन की पुड़िया मान लीजिए, कोकेन की पुड़िया मान लीजिए 15,000 रुपये की पाउडर वाली मिलती मान लीजिए। तो अगर तुम कहोगे कि नहीं मैं तो शराब भी पीऊंगा, मैं तो सिगरेट भी पीऊंगा, मैं तो ये भी पीऊंगा, तो भाई गांजा तक तो तुम खरीद लोगे, कोकेन कैसे अफोर्ड करोगे? हैं? वैष्णो देवी चले जाओ, जम्मू तवी एक्सप्रेस, वैष्णो देवी जम्मू तवी पकड़ो, वैष्णो देवी चले जाओ, वहां तक तो तुम कर लोगे। दुबई कैसे जाओगे? तो वहां पे अफोर्डेबिलिटी चाहिए। और जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर उसको आप ऑब्जर्व कर ले सिर्फ, तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग कभी जिंदगी में मरने से, चिता से 2 मिनट पहले तक इनको यही लगता रहेगा काश बैगन का भरता खा लिया होता, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे बैगन का भरता खाने के लिए। इनके पास पैसे ही नहीं है चीज बस्ट खाने के लिए। इनके पास पैसे ही नहीं है दुबई जाने के लिए। आप ध्यान से देखिए, अगर कान खोल के, आंखें खोल के देखिए, ये सब कुछ भोगना चाहते हैं, ये भोग ही नहीं पा रहे हैं। भगवान, ये भोग ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो उनको समझ नहीं आ रहा। और भोग कितने लोग भोग पाएंगे, मुझे ये बताओ? 100 में से 90 लोग भोग ही नहीं पाएंगे जो वो भोगना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। पैसे के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, रासिक कर्म चाहिए, तब पैसा आता है। इंद्रियों पे ध्यान रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए ये लोग जितने भी इंस्टाग्राम पे आते हैं, 90% लोग मरने से पहले तक इच्छाएं इनकी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाएं अफोर्ड करने के लिए पैसा ही नहीं है। दे डोंट हैव धन। क्योंकि इनको पूरा संसार भोगने के बाद तब शायद शरीर इनका जड़ से खत्म हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा। इनको ऐसा नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं ऐसे लोग जो
1 से 10% में जिनके पास पैसा है। अब ये लोग अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिएट करने की शुरू से आदत रही है। राजसिक पे जाने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए और क्रिएट इनकी आदत ही रही है। तो ये बहुत कम वैकेशंस लेते हैं, बहुत कम शराबें पीते हैं, बहुत कम ये करते हैं तो एक्सट्रीम करते हैं। ये एप्स्टीन आइलैंड पे लैंड करते हैं सीधा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा पैराडॉक्स जो कनंड्रम है, कनंड्रम आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स 3 गुणों में विभाजित है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। किसी भी शब्द का आप 3 तरीके से उपयोग कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी का आप 3 तरीके से उपयोग कर सकते हो। किसी भी एक्टिविटी का आप एक नाइफ उठा लें, उस नाइफ से अगर आप चिकन काटें तो तामसिक एक्टिविटी हो जाएगी उस नाइफ की, राइट। और उसी नाइफ से आप चिकन काट के बेचें और दुनिया की नंबर 1 चिकन शॉप बनाने का सपना रखें तो राजसिक हो जाएगा। और उसी नाइफ को अगर आप ध्यान से देख लें, ऑब्जर्व कर लें कि तामसिक इसको भोग के भी और इसका उपयोग राजसिक करके भी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है, तो वो सात्विक हो जाएगा। तो वही नाइफ जो है आपको 3 अलग अलग एंगल से सिखा सकती है। अब इन 3 एंगल्स के अलावा कोई एंगल नहीं है। तो आज हम बात करते हैं, अभी इसके ऑलरेडी हम बात कर चुके कई बार, तो आज का जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कुछ नई रिसर्चेस अभी मैंने करी जिसके बारे में यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। और आज हम प्रकृति को स्टोरी टेलिंग से जोड़ेंगे और बिजनेस से जोड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एवोल्यूशन, एनीवे चलिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड एवोल्यूशन फर्स्ट। सो द फर्स्ट थिंग, प्रथम श्रेणी में ये समझना है कि जब कोई चीज़ आती है, चाहे वो कोई म्यूटेशन हो या कोई नया पौधा बने, तो उस पौधे को का कोर पॉइंट होता है जो उसे बचाना है, और उस बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। वो है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल, एंड दिस कैन बिकम रियली एग्रेसिव फॉर ईच एंड एवरी प्लांट इफ दिस इज द एंटायर कोर पॉइंट, अगर ये चैलेंज हो जाए। So first we have to understand that the survival and reproduction is the core element for evolution. Now the environment creates conflict. The plant is already there and the environment makes it challenging for the plant. चुनौती करता है, और उस चुनौती को जब वो करता है, बिकॉज एनवायरनमेंट भी अडाप्ट कर रहा है, तो जब एनवायरनमेंट अडाप्ट करता है, ग्रो करता है, यानी जो वातावरण है, और वो वातावरण में दूसरे प्लांट्स आ गए, प्रेडेटर्स आ गए, है ना, या फिर एटमॉस्फेरिक कुछ चेंजेस हो गए, तो उसका सर्वाइवल जो है वो चैलेंज हो जाता है। अब उस सर्वाइवल को चैलेंज करने के लिए वो 3 प्रकार के अपडेट्स करता है अपने अंदर। प्रथम प्रकार का अपडेट है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव म्यूटेशन। 1 मिलियन अटेम्प्ट्स या 1 मिलियन एवोल्यूशन में कोई एक ऐसा एवोल्यूशन होगा जो एवोल्यूशन अपडेट कर देगा प्लांट को और सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बचा लेगा। दूसरा होता है नेगेटिव म्यूटेशन। मतलब क्या, कुछ ऐसा अपडेट हो जाएगा कि कुछ ऐसा आ जाएगा प्लांट में
कि वो उसके सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को चैलेंज करेगा और वापस नीचे की तरफ या मौत की तरफ ले जाएगा। म्यूटेशन क्या होता है? अपडेशन इन द प्लांट में जैसे गूगल 1. ChatGPT 1.0, 2.0, 3.0, वैसे ही प्लांट्स में भी एवोल्यूशन होता है। वो एवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि उसको चैलेंज फील होता है एनवायरनमेंट के थ्रू। दूसरे प्लांट्स या प्रेडेटर्स या वातावरण, एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं, वो चैलेंज प्रोड्यूस करता है, चुनौती प्रोड्यूस करता है और प्लांट को अल्टीमेटली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार के अपडेट्स में नेगेटिव, पॉजिटिव और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसका कोई पॉजिटिव ना वो हेल्प करता है सर्वाइवल रिप्रोडक्शन में और ना ही वो चैलेंज करता है उसके सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को। इतना क्लियर हो गया? इसको अगर इंसानी भाषा में देखें तो इंसानों में जैसे बाल चले गए हाथों से, राइट? तो बाल पहले थे, उसका अपना रीज़न था क्योंकि ठंडी थी, फर्स थे, अभी भी पोलर बियर्स और हस्की और ये सब में मिलेगा आपको, पर इंसानों में चले गए क्योंकि शायद ज़रूरत नहीं थी। तो अब नंगा इंसान पैदा होने लगा बिना बालों का। कितने सालों में होगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो बाल हटना पॉजिटिव म्यूटेशन है, राइट? नेगेटिव म्यूटेशन भी हो जाता है कभी कभी, जैसे सर्वल पाल्सी है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया या कोई बीमारी आ गई, गलती से कुछ ऐसा अपडेट हो गया कि बीमारी आ गई और पूरी स्पीशीज़ पे चैलेंज आ गया। और एक नेगेटिव न्यूट्रल म्यूटेशन है, जैसे आज से 8000 साल पहले पहली आंखें ऐसी हुई जो ग्रे पैदा हुई या ब्लू पैदा हुई। तो उसका क्या कोई कानून, उसका कोई उस पर है? कुछ नहीं है, उसका कोई असर तो है नहीं कोई, तो बस ऐसे ही हो गया। तो नीली आंखें, ग्रे आंखों का इतना कोई रोल नहीं था। ये न्यूट्रल म्यूटेशन। अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, कृष्णमूर्ति जो बात करते हैं वो बात करते हैं जहां डिवीजन है वहां कॉन्फ्लिक्ट है। इस पूरे संसार में कॉन्फ्लिक्ट है और डिवीजन ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट। तो एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है प्लांट के ऊपर और प्लांट उस कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाना चाहता है। उन कॉन्फ्लिक्ट से जो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन उसका चैलेंज हो रहा है उससे बचना चाहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां भी अंतर है, भिन्नता है, डिफरेंशिएशन है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। जहां पे अलग है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। और अब इसको उठा के डालते हैं ह्यूमन सोसाइटी पे। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली जब ये समझ लेते हैं कि हम सबसे अलग हैं, जो कि 99.9% लोग समझ चुके हैं, मानने के लिए ही नहीं रेडी हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जहाँ पे अलग का अनुभव है, और एक्चुअली देखा जाए तो माइंड भी, उनका सबकॉन्शियस भी अलग मान रहा है अपने आप को। ये ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं, कॉन्शियस माइंड मान रहा है। इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड थिंग बिकॉज द नेचर इटसेल्फ इज like that, because we have seen in the plants, the plant, the trees and the animals itself are thinking that I am separated from the existence. So that is why the tiger kills to ensure its survival and reproduction. The tigress let the two tigers fight because she wants good genes. And उस फाइट में एक आध दो टाइगर मर भी जाए तो टाइगरेस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको चाहिए जीन्स अच्छे। नाउ दिस टेरिटोरियल नेचर ऑफ द नेचर, ये जो ज़मीनी कब्ज़ा है,
ये प्लांट्स करते हैं अपने सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के लिए, और यही एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन इंसानों में ये नीड की जगह वांट में चला गया है। इसीलिए ईरान और इसकी जब मेन जो लड़ाई जो चल रही है अभी, ईरान और युद्ध चल रहा है, ये मूलभूत अगर आप देखोगे इसका, आप कहोगे अपर पे अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अगर आप मूलभूत टेरिटोरियल है। यूक्रेन और रशिया का भी टेरिटोरियल है, और इंडियन का कश्मीर की लड़ाई जो आप टेरिटोरियल, तो टेरिटोरियल उनको चाहिए नहीं कश्मीर, ईगो पे ठेस पहुंच गई। आप समझने की कोशिश करिए, क्या कश्मीर अगर पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा? नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया ज़मीन, क्या हो जाएगा? और क्या इंडिया को मिल जाए तो भला हो जाएगा? थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा लोग शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ये नीड है या ये वांट है? और वांट क्या है? ईगो। हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी ऐसी तैसी। क्यों? क्योंकि जहां पर भी भिन्न है, ये सब कॉन्शियस है भाई, ये कॉन्शियस नहीं है। वो तो हमने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके पता लगाया है कि सब कुछ ब्रह्मध्वनि से निकला है, कॉन्शियसनेस से निकला है। वो तो बुद्धि का भाग यूज हुआ है, लेकिन उसी बुद्धि ने, क्योंकि थॉट डिवाइड करता है, आप थॉट को देखोगे तो थॉट डिवाइड करेगा, ध्यान से। और कहावत भी है, डिवाइड एंड कॉन्कर, आपने देखा होगा। तो डिवीजन ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट। तो अब देखेंगे डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट को ब्रीड कैसे करता है। डिवीजन से कंपटीशन आता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। I'm going to go very deep into this because I have been researching how does the division breeds the conflict, step by step क्या है। The division gives us identity which is false, and that false identity creates competition. I am separate from you, so I have to be better from you. That is, so where there is a measurement, there is a competition. So the division breeds conflict. The in between step is competition. And because of that competition, conflict is happening. और उस conflict की वजह से ultimately suffering हो रही है। अब कैसे suffering हो रही है देखिए, समझते हैं इसको। भाई, आप एक लड़की के शादी करी, आपकी शादी कराई गई अपनी, और आपकी वाइफ आपके घर आ गई। अब आपकी वाइफ की बहन की शादी कराई गई, और उसका जो पति है, जो कि आपका साड़ू लगेगा, उसके पास कार है, आपके पास छोटी कार है या बाइक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। ये दो साड़ू और जीजा आपस में कंपैरिजन खुद नहीं करते हैं, इनके अंदर प्रेशर डाला जाता है। इनकी बीवियां कंपेयर करती हैं। इनकी बीवियों को अच्छा नहीं लगता कि भाई देखो, उन्होंने मेरी बहन के घर में कार आ गई और हमारे पास नहीं है। इनके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि ये जो है लड़का, ये थोड़ा ज़्यादा जॉली जॉली है, वो लड़का जो है वो थोड़ा सीरियस है, अरे उसका पैकेज अच्छा है। They have all they do is fucking compare, and every family is comparing. all लड़के वाले की फैमिली कंपेयर कर रही है, लड़की वाली की फैमिली कंपेयर कर रही है, साड़ू की फैमिली कंपेयर कर रही है, और साड़ू यानी जो मेरी साली है उसकी भी कंपेरिजन हो रहा है। Why? Because there is a sense of separation. Now what happens is कि ultimately you will start getting jealous because of competition, and then jealousy is the conflict. और इसको रोका नहीं जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई हैव बीन मैरिड फ्रॉम लास्ट 2 years,
And I want to tell you very, 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 very honestly. And people who are married will be relating, जो नहीं है उनका तो अपने कजिन्स वगैरह से रिलेट, लेकिन जब शादी होने के बाद और कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ते हैं. कैसे होता है? अगर आपकी बहन की, अगर आपकी वाइफ की कजिन बहन है या छोटी बहन है या बड़ी बहन है, तो आपका कंपेयर उसके पति के साथ किया जाएगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी. नेगेटिव ये कंपेयर किया जाएगा कि ये तो इसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास कम पैसा है. पॉजिटिव में कंपेयर किया जाएगा इसका नेचर अच्छा, उसका जॉली नेचर है, उसका कम नेचर. आप देखोगे ये अगर शादी आसपास हुई साल 2 साल में. अब मेरी पहली शादी हुई, पूरे जो मेरी वाइफ की फैमिली उनके हाउस में मेरी पहली शादी थी. उसके बाद धीरे धीरे सबकी शादी होना चालू हुई उनके घर में, और सबका कंपैरिजन मेरे से किया जाता है. सबका कंपैरिजन. और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक पॉइंट तक स्पिरिचुअल रह सकते हैं कि चलो ठीक है यार, सबको एक है और लोग ऐसा करते हैं और डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट ब्रीड करता है, चलो मैं जानता हूं. लेकिन बीइंग अ 10-year-old गाय इन स्पिरिचुअलिटी, आई वांट टू टेल यू कि अगर आपके भाला घुसाया जाएगा रोज, तो आप शुरू के 10 दिन झेल लोगे, उसके बाद नहीं झेल पाओगे. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. And this is where these people are comparing all the time. And that comparison brings on jealousy and it breeds conflict. And this is one example I am giving to you right now. आपके cousins के साथ आपको compare किया जाएगा, चाचा के लड़के के साथ compare किया जाएगा, दोनों भाइयों को आपस में compare किया जाता है. जैसे मेरा भाई है, वो एक टाइम पे बहुत अपने आप को बदमाश समझते थे, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेहनत दी है नहीं. दुनिया के सबसे करप्टेड लोग मेरे खानदान में मिलेंगे आपको, और मैं अपने खानदान को बोल सकता हूं तुम्हारा खानदान तो है ही, क्योंकि मैं तो अपने खानदान में रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं, मैं मुंह पे उनके बोल दूंगा कि स्टेटस और पैसे के अलावा इनकी सोच कहीं से चालू नहीं होती, कहीं खत्म नहीं होती. सिर्फ स्टेटस, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस. मेरी मम्मी मेरे से जेलसी करती हैं. सोचिए, she is jealous of me because I have better opportunities and better money compared to her. In 2020 when I bought a bike, I never informed her. You know, I don't pick up my mom's call, I don't pick up my father's call, because the moment I see a flash ki somebody is calling me from the family, I get depression, I get negative emotion all the time, and it has been happening from last 20 years. Last 20 years, these people have given me so much negativity that now it is automated. I have to actually sit down. मुझे बैठना पड़ा और हिस्ट्री में जाके, मेमोरी में जाके देखना पड़ा कि साला मेरे घर से कॉल आता है, मेरे नेगेटिव इमोशन क्यों आते हैं, उठाने का मन क्यों नहीं करता है. मुझे आंसर ही नहीं पता था. मेरी वाइफ पूछती जाती थी, मेरे को आंसर नहीं पता. 3 साल तो मुझे ये समझने में लगे हैं कि आज 33 का हो गया हूं, इनका घर वालों का कॉल उठाने का मन क्यों नहीं करता है. आप समझ लीजिए. I bought a bike in 2020 and I never informed my family. I quit my college and college quit करके मैं दिल्ली आ गया. and दिल्ली से वापस मैं कॉलेज गया कर्नाटका में. My mom never called me and asked me how the fuck you are going from Delhi to Karnataka. How did you go? कैसे गए, कैसे नोएडा में रहते हो, where is the source of earning, what are you earning right now. And when I went to Manipal, Karnataka to complete my studies, because दो साल मैंने ड्रॉप कर दिया था, so I wanted to complete it because of COVID and all that, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी. So I went there and I bought a flat, rented a flat. It was 17,000 rupees.
माई फैमिली नेवर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कैसे रह रहे हो, टू हेल विद दैट, कैसे रह रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज उस वक्त मेरा कोर्स लॉन्च हो गया था, तो मेरे पास आई स्टार्टेड अर्निंग एट दैट टाइम, एंड देन आई बॉट अ बाइक आउट ऑफ दोस कोर्स का पैसा. इट वॉज अ गुड बाइक एक्चुअली. एंड मैंने वो पिक खींच के स्टेटस पे भी नहीं डाली, अपने कजिन जिससे मेरी बात होती थी उसको सिर्फ फोटो भेजी थी. 1 महीने बाद पता चला है मेरे घर में कि इसने बाइक खरीदी है, क्योंकि वो बात मामा के मामी के थ्रू सर्कुलेट होके फिर मेरी मामी ने मेरी मम्मी को बताया कि तुम्हारे बेटे ने कार ये ली है बाइक. और मेरे घर में कॉल ही नहीं आया, मेरे घर से किसी कॉल नहीं है, बेटा कैसे ले रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, बहुत कंग्रेचुलेशन बेटा, कैसे पैसे कमा रहे हो, कहाँ कर, अभी तो तुम्हारे पास नहीं थे, कैसे किया बेटा तुम, कुछ कोई मतलब नहीं. एंड देन वन डे आई टोल्ड हर दैट आई एम गोइंग टू बाय अ कार एंड शी वाज अपसेट अबाउट इट. यू सी, शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेडी ऑफ ऑल टाइम, माई मॉम. बट द थिंग इज दैट कि राजसिक आइडेंटिटी इतनी बुरी तरीके से पकड़ रखी है उन्होंने कि अगर वो आज वही दौर है कि आज उनके पास इतनी समस्याएं चल रही हैं और समस्याओं को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं जो हम भी नहीं सॉल्व कर सकते, वो समस्याएं लाखों करोड़ों का डेट है उनके ऊपर. और अगर लाख 2 लाख 3 लाख हो तो चलो समझ में आता, हम लोग करें कुछ. बट एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू गो डिटेल. नाउ शी इज डेवास्टेटेड because these people don't have any foundation. only the only foundation these people have is कि मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरी एक आइडेंटिटी है. वो आइडेंटिटी क्या है, मैं अमीर हूं, मैं काबिल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, और वो ही खींच ली गई. ऐसे पैर के नीचे से आपको एक पाटे पे खड़ा किया जाए, पाटा खींच लें आपसे, क्या होगा? वो पाटा क्या है, और वही पाटा क्या है, वो आइडेंटिटी है, वो सेंस ऑफ कंप्लीशन है एक, कि ये दिस इज व्हाट आई एम, एंड वही खींच लिया जाए तो क्या, कहां गिरोगे तुम, क्या औकात तुम्हारी होगी, फटके तुम्हारी 4 इंस्टाग्राम पे आके लड़ाई करते हो, यही तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहा है. और आज काफी ज्यादा समस्याओं से मेरा परिवार जूझ रहा है. जब अमीर थे मेरे परिवार वाले, तो उस वक्त बचपन से ही आज तक किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला. लोग बोलते हैं कि YouTube पे मैंने एक बार बोला है कि घर वाले सपोर्ट करते थे म्यूज़िक के लिए, लेकिन वो 20, 21, 22 साल तक करते थे, क्योंकि उस वक्त एक होता है ना कि अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे मैं तो मेरा बेटा मैथ्स पढ़ता है, आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे मेरा बेटा साइंस पढ़ता है, अरे आपका बेटा, अरे मेरा बेटा कीबोर्ड बजाता है, अरे आपका बेटा कीबोर्ड बजाता है, अरे सिंगिंग करता है, अरे आपका बेटा सिंगिंग करता है, अरे आपकी बेटी डांस करती है. अब यही 30 साल में बोलो, आपकी बेटी डांस ही कर रही है अभी तक, क्या कमाई है, कोई काम है कुछ? तो मेरे घर वालों ने 20, 22 साल, 23 साल तक सपोर्ट किया, पैसा भी दिया. उसके बाद गाली बकना चालू कर दिया कि ये क्या काम है, और आज उसी काम से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं मैं. और किसी को कोई ढेले से फर्क नहीं पड़ता कि कैसे पैसा कमा रहा हूं मैं. मेरे घर वाले इतने ज़्यादा मतलब ही बोलूं या कुछ बैकग्राउंड रहा है, मेरी मदर का भी बैकग्राउंड कुछ रहा है. उनकी मदर जो है, उनकी डेथ हो गई बचपन में ही, तो शायद वो एक पेरेंटिंग कैसे करते हैं समझ में नहीं आया, बट काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर और परेशानी सही. आज भी मैं कॉल नहीं उठाता, मोस्टली 10 में से 1 कॉल उठेगा तो मेरी वाइफ के पास कॉल आता है, मैं उठाता ही नहीं हूँ. उसका रीज़न ये है कि द मोमेंट आई पिक अप सम कॉल, मेरे पापा ने उस दिन मेरे को बोल दिया कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे. अरे करेंगे तो क्या कर लेंगे,
दुनिया ने इतना कुछ किया, अब बच्चे कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? मैं सोच के बैठा हूं क्या कि बच्चे ये करेंगे फिर मैं तड़पूंगा? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं पूरी संसार को फाड़ के तबा के खा चुका हूं। मुझे किसी भी चीज पे मैं आश्रित नहीं हूं भावना के स्तर पे। बच्चा क्या करेगा? उठा के पछवाड़े पे लात मारूंगा, भगा दूंगा। किसी पे आश्रित हूं क्या मैं? अब ये फ्रस्ट्रेशन लोग निकालते हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए, खुद कुछ अपने बच्चों को सही से परवरिश दे नहीं पाए, और बच्चे जब रिएक्ट करते, बच्चे रिएक्ट करेंगे ही। मेरा भाई भी रिएक्ट करता है उसी तरीके से, उतना नहीं करता, थोड़ा अटैच्ड है, पर वो कर ही रहा है उस तरीके से। पेरेंटिंग आप करोगे तो वही भुगतोगे ना। बच्चों को आप हमेशा क्लोज करके रखो तो शायद नहीं होगा। अब मेरा थोड़ा रिबेलियस नेचर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो सोसाइटी के नियम कानूनों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन जब जवानी चल रही थी सबकी, तो उस वक्त तो सबने बड़ा मौज काटी। उस वक्त मैं जब झेलता था तो बड़ा मौज काटा गया। जैसे तुम हमारे साथ कर रहे हो वैसे तुम्हारे, मैं पता नहीं क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या कर दिया हमने? तो करेंगे, ये कौन सा शाप है? कोई साला शाप? भगवान गुलाम बना चुका हूं मैं। जब मैं भगवान को गुलाम बना चुका हूं तो बच्चे क्या करेंगे? जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, पैसा चाहिए ही नहीं, बच्चा चाहिए ही नहीं, जीवन ही नहीं चाहिए, आखिरी वही बचता, जीवन ही नहीं चाहिए, तो तुम क्या मेरा क्या 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 उखाड़ लोगे भगवान होके? जब मुझे क्या लोगे मेरे से, तुम बताओ। जब इस लेवल पे आपकी समझ आ जाती है, आखिरी में वही होता है, जीवन भी नहीं चाहिए, तो क्या उखड़ जाएगा बता दीजिए? और कौन क्या उखाड़ लेगा आपका? इसको बोलते हैं अल्टीमेट फ्रीडम। अभी मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, और उसने मेरे से व्हाट्सएप पे बात किया। उसने कहा कि मेरा एक सिंगिंग स्टूडेंट है, तो बोलते हैं आपके जीवन में क्या समस्या? मैंने कहा मेरे जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। कह रहे क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके जीवन में पैसे को छोड़ के पैसा सही हो जाए तो क्या आपका सारा जीवन समस्या सही हो? कहता नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, माँ बाप की तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, और ये करना है, फलाना ये करना है, फिर म्यूज़िक में ये करना है, उसको खुद के डिज़ायर्स थे, सोसाइटी कुछ। तो मैंने कहा आप तो बंधे हुए हैं, आप मोक्षित कहाँ हैं आप लोग? पैसा अगर सॉल्व कर दिया जाए आपके लिए, तो क्या आपकी सारी समस्या खत्म है? नहीं खत्म है। तो आप अभी बंधे हुए हैं और आप बंधन में हैं। पर मेरी बीवी बांझ निकल गई, पर मेरा बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया, पर मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, पर मेरा पापा कैंसर है, पर मेरे घर वाले गरीब हैं, पर मेरे घर वालों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, पर ये पर वो पर ही कट गए तुम्हारे सारे, तुम्हारे पर कट चुके हैं। नहीं समझ में आएगा तुमको जो मैं बात कह रहा हूं ना, उसके लिए अति विद्या की जरूरत है, आत्मज्ञान की। फन फोकस कंसंट्रेशन आता है। जब मेरे को पता चला था एट द एज ऑफ 23, जब मुझे पता चला कि एक रास्ता है जहां से इन सब घटिया और बेगैरत लोगों से मैं मुक्ति पा सकता हूं। मैं हॉस्टल में था उस वक्त, लड़कियां मेरे ऊपर हावी होती थी, बार बार लड़कियों के पास जाता था, उनसे प्यार के चक्कर पड़ जाता था, फिर वो चूतिया काट के चली जाती थी, दोस्तों के साथ बैठता था, वो चूतिया काट के चले जाते थे, अकेले रहता था तो मन मेरा डसता था, काटता था, उसके चक्कर में क्लबिंग करता था, दारू पीता था, दोस्तों के पास जाता था, म्यूजिक में उस तरफ कुछ नहीं हो रहा था, वो परेशान करता था। कॉलेज का 2nd ईयर 3rd ईयर था। जब मुझे पता चला कि ये मार्ग है,
एट दैट मोमेंट मैंने अपने आप को सिर्फ ये कहा कि अगर ये मार्ग है, और ये एक्चुअली में लग भी रहा, क्योंकि अद्वैत से जुड़ा था और हिंदुइज्म का पूरा ग्रंथ था, शास्त्र, मुझे लगा शास्त्र में है, भगवत गीता का है पूरा, तो भाई सही होगा कुछ ना कुछ, कृष्ण वो बात कह रहे हैं। अष्टावक्र गीता तो संदीप महेश्वरी जी का सेशन स्टार्ट हुए थे उस वक्त। और जब मैंने समझा भाई साहब, उसके बाद जीवन में समस्याएं 10,000 से 1,00,000 हो गई। आज भी 10,000 से 1,00,000 समस्या है, लेकिन आप मेरे से पूछो कोई समस्या है? नहीं है। समस्या खत्म नहीं होती है, वो मन के स्तर पे छूट जाता सब कुछ। तो इसके लिए, इसीलिए ना, आप लोग को बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होंगे जिनको ना यार समझ में आएगा भाई साहब कि मुक्ति है क्या, बंधन क्या है। मुक्ति कोई सुख नहीं है कि सुख आ जाए, सुख तो टेम्परेरी होता है। जैसे कुछ खाओगे थोड़ा दिन मजा आएगा, फिर उसका डायल डाउन हो जाएगा और फिर तुम वैरायटी में चले जाओगे। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। क्योंकि द ओनली सोल्यूशन यू हैव इज कि वो 10 दिन का जो प्लेजर मिलता है हर चीज़ से, और ये चलता रहता है। लेकिन मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि जब आपकी आइडेंटिटी एकदम से नष्ट हो गई, जब ये डिवीज़न जिसकी बाद में बात कर रहा हूँ ये नष्ट हो गया। और ये डिवीज़न सबकॉन्शियस है, ये प्लांट्स में भी है। प्लांट्स भी अपने आप को सेपरेट समझते हैं, क्योंकि अगर वो सेपरेट नहीं समझेंगे तो वो अपनी स्पीशीज़ को बचा नहीं पाएंगे। कोई दूसरे प्लांट की ब्रांच आती है, उन पे अटैक करती है, तो वो क्या करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उनका, राइट। नेचर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हर एक नेचर के स्पीशीज़ को एक सेंस ऑफ सेपरेशन भी है, डिवीज़न भी है उसके अंदर। क्योंकि अगर वो डिवीज़न नहीं होगा तो कहेगा आओ कर लो सब कुछ जो करना है, तो उसका सर्वाइवल रिप्रोडक्शन जो है प्रीडेटर इन्वायरमेंट जीत जाएगा। तो हमेशा इन्वायरमेंट और सर्वाइवल की जो लड़ाई है, इन्वायरमेंट और प्लांट्स की, इन्वायरमेंट और एनिमल्स की जो लड़ाई है आपस में, ये लड़ाई ही एक दूसरे को केपेबल बनाती है। इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, प्लांट अपडेट करता है, फिर प्लांट्स को देख के इन्वायरमेंट वापस अपडेट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी सर्वाइव करना है, प्रेडेटर्स को भी सर्वाइव करना है, और प्लांट्स को भी सर्वाइव करना है। तो दोनों का मिशन एक है। तो वो अपडेट करता है तो वो अपडेट हो जाता है। इस लाइक कि आपने 3 किलो उठाया, मैंने 5 किलो उठा लिया, फिर आप 5 किलो देखा, आप मेरे को हैवी हो रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं 7.5 पे आ गया, है ना। तो ये दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलेगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना है, ये बात याद रखिए हमेशा। इंसानों में क्या है ना, एक शक्ति मिली हुई है हमें कि हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारी जो वृत्तियाँ हैं, हमारी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जिसको हम अवचेतन मन की प्रवृत्तियाँ, या हमारी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, जो डीएनए जेनेटिक्स में समाई हुई है, उसमें हर एक सेल में एक नॉलेज है कि मैं इससे अलग हूँ। एक एक डीएनए, एक एक सेल और एक एक सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर है, वो एक दूसरे से अपने आप को अलग मानती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ग्रो हो चुका है, तो हम चाहे तो इसको बाईपास कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स में डिवीजन का अंत कर सकते हैं, सिर्फ थॉट्स में। हम अपना डीएनए नहीं चेंज कर सकते, हम अपना फिंगरप्रिंट, बॉडी सेपरेट मानेगी अपने आप को भाई साहब, और उसके लिए ज़रूरी भी है सेपरेट मानना, क्योंकि अगर वो नहीं मानेगी तो फिर आगे चीज़ें होगी नहीं। बाकी सबका डीएनए अगर सेम हो जाएगा तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। उसकी अपनी साइंस है, उस पढ़ लीजिएगा जाके ChatGPT। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ध्यान से, बॉडी हमेशा सेपरेट मानेगी, पेड़ पौधे और जानवर हमेशा एक दूसरे को सेपरेट मानेंगे अपने एक दूसरे से। उनके इंटरनल जो नॉलेज है उसमें कनेक्ट, जो आप कहते हो नेचर कनेक्टेड है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन सेपरेटली कनेक्टेड हैं आपस में। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं सर्वाइव करने के लिए। लेकिन आप कहोगे शेर ये समझता है कि मैं डियर हूं, वो ऐसा नहीं है। डियर भी नहीं समझता है, क्रोकोडाइल भी नहीं समझता कि मैं डियर हूं। तो नेचर में भी सेंस ऑफ सेपरेशन है, सेंस ऑफ सेपरेशन प्लैनेट्स में भी है, सारे प्लैनेट्स। तो हर तरफ जो ये बेसिकली अगर आप जाते जाओगे तो
टाइम एंड स्पेस फैब्रिक में डार्क एनर्जी है, इसके अंदर ये लॉज पड़े हुए हैं। इन लॉज से प्रकृति का जन्म होता है, जिसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेंस ऑफ सेपरेशन जहाँ भी है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान चाहे तो। इंसान अभी अपनी प्रवृत्तियों से चल रहा है, थॉट डिवीजन क्रिएट करता है, मानता हूँ, लेकिन ये हमने नहीं करवाया, ये एक्चुअली प्रवृत्ति है, ये हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ की हिस्ट्री, जिसकी वजह से सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए फुद्दू लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम सबसे अलग हैं, जो फुद्दू लोग हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस पे चल रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर दिया जाए, जो हमारी नॉलेज है, जो थॉट्स है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाए और एक जगह फोकस किया जाए और समझा जाए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि आप अलग हैं ही नहीं एक दूसरे से। और जब आप अलग ही नहीं है तो क्या बनना है आपको? और जब अलग ही नहीं है तो हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? जब अलग ही नहीं है तो श्रीवास्तव क्या है, गुप्ता क्या है, सिया क्या है, सुन्नी क्या है? जब अलग ही नहीं है तो क्रिश्चियन क्या है, ज्यूस क्या है, बुद्ध क्या है, जैन क्या है? जब अलग ही नहीं है। अगर आप अपने आप को बुद्धिस्ट समझ रहे हो और दूसरी तरफ एक आदमी है अपने आप को जैनिज्म समझ रहा है, जैनी समझ रहा है, तो वहाँ पे को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है कंपटीशन, कंपैरिजन। कैसे आता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया बेटर हो गया, पाकिस्तान की आवाम बोलने लगी एक दूसरे को कि देखो ये दो कितने बेटर है हमसे और तुम क्या कर रहे हो, देखो उनकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, हम क्या कर रहे हैं। तो कंफर्ट के लिए, डिज़ायर के लिए, वो चीज़ पाने के लिए वो भी ऊपर उठेंगे। तो कैसे उठे वो? सेंस ऑफ सेपरेशन था, कंपटीशन था, वो ऊपर उठना चाहते क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल पे आना चाहते। तो कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है इसके पीछे। शुरू में वो डिज़ायर टेरिटोरियल था, फिर वो डिज़ायर पता नहीं, अब तो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हो चुके हैं, कार है और पता नहीं क्या क्या है। मतलब जहाँ पे डिवीज़न है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। डिवीज़न वास्तविकता में है, ये मत सोचो कि आप मान रहे हो, लेकिन हमें ये देखना है कि जो मूल स्रोत है जहाँ से सब बना है वो एक है या नहीं है। अगर आप देखोगे पृथ्वी को जूम आउट करके सारे प्लांट्स एंड स्पीशीज़ एक दूसरे को सेपरेट समझ रहे हैं और अपने आप का सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अश्योर कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करके, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप सर्वाइवल भी है। अगर कोई एलियन देखेगा तो कहेगा इनके प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म नहीं हुए, तो समझ में आएगा देयर इज अ इकोसिस्टम बैलेंस दे हैव क्रिएटेड। सो बट दे हैव इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेपरेशन, बट एक ग्रुपिंग भी है, वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर ये है कि मुझे पूरा विश्व दे दो, पूरा सोलर सिस्टम दे दो, सौरमंडल दे दो, उसके बाद भी मेरे को कम पड़ जाएगा, आखिरी में कम ही पड़ जाने वाला है सब कुछ। तो ऑल्दो मैं स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट करने वाला था, बट दिस इज द एंटायर थिंग। सो व्हाट यू गेट आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन और एनीथिंग वट एवर इफ यू वांट टू आस्क, द सुख एंड दुख इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज एनी काइंड ऑफ सुख इज टेम्पररी। कुछ भी सुख लोगे, सुख पर आश्रित रहोगे तो टेम्पररी। द ओनली थिंग दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर यू is that you have desire to be something, is that you are thinking that I am nothing and you want to become something, and that something is actually nothing if you see as a truth lens, and that nothing is everything. Thank you so much.